नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार और आपका स्वागत है। और नमस्कार। हम प्रोफेसर जगदीश चतुर्वेदी हमारे साथ हैं और हम दरअसल बहुत खुशी जो है ये बात कहना चाह रहे हैं कि ये हमारा चौथा एपिसोड है। हमने जब सोचा था तो हमको नहीं पता था कि हम सीरीज़ में कितने एपिसोड करेंगे, पहला करेंगे, दूसरा करेंगे, क्योंकि आम तौर पे रेनेसां जैसे विषय पे बात करने वाले चीज़ों का हश्र जो है हमारे समय में यही होता आया है। लेकिन हम ना केवल चौथे एपिसोड में पहुंच गए हैं, अभी तक जो हमको आपकी प्रतिक्रियाएं मिली हैं, जिस तरह का व्यूअरशिप रेट रहा है इसका, ये बहुत अच्छा रहा है, बहुत उत्साह बढ़ाने वाला रहा है। और हमको ये सोच कर, समझ कर, जान कर जो है वो बहुत खुशी होती है कि दरअसल इस बारे में, रेनेसां के बारे में जानना चाहते हैं। और बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं हमारे युवा साथियों के साथ आई हैं। तो चौथा एपिसोड है हमारा, और इस चौथे एपिसोड में हम राजा राम मोहन राय यानी कि राम मोहन राय के बारे में ही बात करेंगे। पुनर्जागरण के बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं, एक बार फिर से बताना चाहूँगा, जो लोग शायद पहली बार देख रहे हों, कि नवजागरण काल 18वीं शताब्दी भारत में, जब दरअसल एक तरह से धर्म और समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ समाज को बेहतर करने पे काम शुरू हुआ। बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे बात शुरू हुई, उनके खिलाफ अभियान शुरू हुआ, आंदोलन शुरू हुए जो पहले नहीं होते थे। उसमें से जिसको शुरुआत के तौर पे हम मानते हैं वो राम मोहन राय का जो सती प्रथा को ख़त्म कराने का आंदोलन था, और उसके परिणाम स्वरूप कानून बना और सती प्रथा खत्म हुई। तो हम उस पर बात कर रहे हैं। ये चौथा एपिसोड है हमारा राम मोहन राय के बारे में, और आपके सवालों का हमें इंतज़ार रहता है। आज हम शो के अंत में कुछ एपिसोड के अंत में सवाल भी लेंगे लाइव। तो हमारे साथ हैं प्रोफेसर जगदीश चतुर्वेदी, कोलकाता विश्वविद्यालय में HOD रहे हैं हिंदी के, लगातार लिखते हैं इस मामले पे, रेनेसां के बारे में लिखते हैं, तमाम समाज के मुद्दों के बारे में लिखते हैं।
और राम मोहन राय के इस एपिसोड में, जो कि आखिरी एपिसोड है सीरीज, इस चैप्टर का एक तरह से समझ लीजिए आप, ये मान लीजिए कि ये एक क्लासरूम है जो दुनिया में सबके लिए खुला है। जैसा कि हम मानते हैं कि ज्ञान जो है वो सबके लिए मुक्त होना चाहिए, सबके लिए मुफ्त होना चाहिए। तो ये क्लासरूम है जो सबके लिए खुला है। रेनेसा पर हम बात कर रहे हैं, और ज़्यादा देर ना करते हुए मैं प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी का स्वागत करते हुए और उनको सौंप दे रहा हूँ कमान कि वो जो है बात करना शुरू करें रेनेसा के बारे में। प्रोफेसर, आपका स्वागत है। आप कुछ कहना चाहते हैं? चौथा एपिसोड हम कर रहे हैं आज। नहीं, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों के उत्साह की वजह से ये संभव हो पाया। अन्यथा यंग लोगों में इन विषयों के प्रति कोई रुझान नहीं है। तो जी आप लोगों ने जो दिलचस्पी ली इसमें, जिसकी वजह से ये संभव हो पाया, और मुझे भी नए सिरे से कुछ चीजें पढ़ने का मौका मिला। तो जी, तो हम आज की बातचीत शुरू करते हैं फिर। आपको आवाज आवाज ठीक आ रही है आपके जी पास बिल्कुल में? बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है। ओके ओके जी ओके ओके। तो हम लोग बातचीत शुरू करते हैं। जी अ, आज हम लोगों ने बातचीत का जो विषय रखा है वो ये कि ये एक तरह से राजा राजा राममोहन राय के दृष्टिकोण को लेकर और उनके काम को लेकर ये एपिसोड है, और ये राजा राममोहन राय पर केंद्रित ये आखिरी एपिसोड है। जी बातें बहुत सारी हैं, लेकिन इसमें जानबूझ के दो थीम चुनी है हमने। उसमें अंग्रेजी राज से संबंधित बातें हम लोगों ने पहले की थी थोड़ी बहुत, उनके आर्थिक विचारों के संदर्भ में। उससे आगे की कुछ एक दो बातें यहां रखी जाएंगी, और इसके अलावा जो थीम में जो चीज चुनी गई वो यह कि राजा राममोहन राय का अंग्रेजी राज मुसलमानों के प्रति और बंगाली नेशनलिटी के प्रति, जातीयता के प्रति, जी अपनी जिस समाज में वो पैदा हुए थे, जिस नेशनलिटी में वो पैदा हुए थे, उसके प्रति उनका क्या रवैया था और वो नेशनलिटी की दशा क्या थी। क्योंकि आज की स्थिति में ये एक बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है कि बंगाली जाति का एक बार पुनर्मूल्यांकन किया जाए। और जिस तरह से आज के संदर्भ में मुसलमानों पर हमले बढ़े हैं और इस्लाम पर हमले बढ़े हैं, ये सोच के कि नवजागरण के जो पुरोधा थे जिन्होंने आधुनिक भारत बनाया, वे मुसलमानों के बारे में क्या सोचते थे। इस लिहाज से ये हमने आज थीम रखी कि अंग्रेजी राज, मुसलमान और बंगाली जाति था। इस प्रसंग में जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये कि सबसे पहले तो मैं एक चीज दर्ज करना चाहता हूं, ये कि हिंदी भाषी क्षेत्र में, और खासतौर पर जो हिंदी की साहित्य आलोचना है उसमें राजा राममोहन राय पर कुछ लिखा नहीं गया, और जिस व्यक्ति ने लिखा उसके लिखे पर कभी बात ही नहीं हुई। मसलन हिंदी आलोचना के जो शिखर पुरुष हैं रामविलास शर्मा, वो अकेले अकेले ऐसे आलोचक हैं जिन्होंने, रामविलास शर्मा ने विस्तार से राममोहन राय के ऊपर लिखा। ये चीज रिकॉर्ड में आनी जरूरी है, और बहुत ही शानदार लिखा। बल्कि ये कहें कि जो काम बहुत सारे हिस्टोरियंस हिंदी भाषी क्षेत्र के राजा राममोहन राय पर नहीं कर पाए, उनसे आगे बढ़ के वो काम किया उन्होंने, और वो नोटिस लिया जाना चाहिए। उनकी एक पुस्तक है भारतीय साहित्य की भूमिका, जो विद्यार्थी पढ़ना चाहें उनके संदर्भ के लिए मैं बता रहा हूं कि वो लोग पढ़ सकते हैं। उस पुस्तक में वो पूरा का पूरा एक चैप्टर है। जब वो निबंध लिख रहे थे तो उस समय उन्होंने लिखने के तत्काल बाद ही ये निबंध हम लोगों को दिया, और हम लोगों ने पश्चिम बंग हिंदी अकादमी की जो पत्रिका थी धूमकेतु, उसमें वो निबंध छापा था। बाद में उन्होंने ये अपनी इस पुस्तक में उसे शामिल किया। तो राजा राममोहन राय पर जो हिंदी भाषी लोग पढ़ना चाहते हैं उनके लिए रामविलास शर्मा का लिखा बहुत ही मूल्यवान और महत्वपूर्ण है, और खासतौर पर वे लोग जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण से राजा राममोहन राय को देखना चाहते हैं उनके लिए भी वह लिखा हुआ बहुत महत्वपूर्ण है।
कुछ चीजें हैं जो कि इस पूरे के पूरे विमर्श में सामने आई हैं, मूल्यांकन में सामने आई हैं, उन पर गौर करना बेहद जरूरी है, और जो छूट रही हैं। मसलन जब राजा राममोहन राय की बात होती है तो राममोहन राय पर बात करते समय हम ये भूल ही जाते हैं कि राजा राममोहन राय ने जो काम किया उसके केंद्र में व्यक्तिवाद है। हमने ये ध्यान ही नहीं दिया कि व्यक्तिवाद के विकास, आधुनिक युग में व्यक्तिवाद के विकास में राजा राममोहन राय एक तरह से मील का पत्थर हैं। बिना व्यक्तिवाद के विकास के नवजागरण संभव नहीं है। ये चीज तमाम किस्म के हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने हिंदी में काम, अंग्रेजी में काम किया हिंदुस्तान के, उन लोगों के यहां भी ये चीज लैकिंग है, और ये चीज रामविलास जी के यहां भी लैकिंग है। राजा राममोहन राय का नवजागरण में जो योगदान है, वह योगदान जहां एक तरफ भारत की नई खोज हमारे सामने पेश करता है, परंपराओं के बारे में नए दृष्टिकोण को पेश करता है, वहीं एक नई चीज सामने आती है, और वह चीज क्या है जिसे हम लोग कहते हैं व्यक्तिवाद। तो राजा राममोहन राय के दृष्टिकोण के मूल्यांकन के दौरान यह चीज ध्यान रहे कि राजा राममोहन राय के दृष्टिकोण के केंद्र में व्यक्तिवाद है, और इस व्यक्तिवाद की मीमांसा की जानी चाहिए, जो कि अभी तक हुई नहीं है। उससे अनेक लेयर खुलेंगे, इसके नवजागरण के अनेक लेयर खुलेंगे। नवजागरण में जो सक्रिय ग्रुप हैं, व्यक्ति हैं, नवजागरण के बाद का जो विकसित मध्य वर्ग है, उसके भी अनेक लेयर इससे खुल सकते हैं। दूसरी चीज जो है वो नवजागरण के प्रसंग में और राजा राममोहन राय के प्रसंग में जो सबसे उल्लेखनीय लगती है मुझे, वो ये कि राजा राममोहन राय ने जो नवजागरण की शुरुआत की, वो नवजागरण है क्या असल में, इस पर बहुत कंफ्यूजन है। नवजागरण का मजदूर और किसान ध्यान रखें। नवजागरण का जो है संबंध है उदीयमान बुर्जुआजी के मूल्यों और दृष्टिकोण से। राजा राममोहन राय ने जिस नवजागरण की नींव रखी, जिसकी वजह से वो आधुनिक भारत के निर्माता माने जाते हैं, सारी दुनिया में जो नवजागरण आया, जिसे हम लोग रेनेसां कहते हैं, उस रेनेसां की धुरी है कैपिटलिस्ट क्लास और बुर्जुआ आउटलुक। ये मिस नहीं करना चाहिए। इसलिए नवजागरण को क्रांतिकारी आंदोलन की परंपराओं से जोड़ना थोड़ा सा असुविधाजनक है। क्रांतिकारी विचारों के साथ में अनेक क्षेत्रों में साम्य तो हो सकता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ब्रिटिश पीरियड में और खासतौर पर 19वीं शताब्दी के भारत और प्राचीन कालीन भारत को लेकर एक जमाने में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने अनेक निबंध लिखे, और ये सारे निबंध तब आए हैं जब राजा राममोहन राय गुजर चुके थे। और दिलचस्प है ये कि अनेक मामले में राजा राममोहन राय के यहां जो चीज है उससे मिलती जुलती धारणाएं कार्ल मार्क्स के यहां भी मिलती हैं, जबकि कार्ल मार्क्स ने राजा राममोहन राय का लिखा हुआ पढ़ा ही नहीं था। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है कि हिंदुस्तान के नवजागरण को देखने का तरीका क्या हो, और खासतौर पर अंग्रेजों के 19वीं शताब्दी के दौर को देखने का तरीका क्या हो, नजरिया क्या हो। राजा राममोहन राय के लिए मुश्किल ये थी कि वे ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजी राज को तो पसंद करते थे और उसको एक तरह से समाज के उद्धारक के तौर पर देखते थे, लेकिन जो सामाजिक वास्तविकताएं थी, जो सामाजिक यथार्थ था, वह उन्हें दूसरी तरफ खींचता था। और वो कैसे खींचता था, ये लगातार जो चीजें घटी हैं उससे ये चीज पुष्ट होती है। मसलन
अंग्रेजों के बारे में राजा राममोहन राय की बड़ी पॉजिटिव राय थी। और वो राय क्या थी? वो राय ये थी कि अंग्रेजों का शासन उन्हें इसलिए अच्छा लगता था कि ब्रिटेन में जिस तरह के नागरिकों को अधिकार हैं वैसे ही अधिकार भारत में भी मिलेंगे। वे ये उम्मीद करते थे, वे मान के चल रहे थे कि भारत के और ब्रिटेन के लोगों के नागरिक अधिकारों में कोई फर्क नहीं होगा, तो शासन तो एक ही है। लेकिन जो जमीनी हकीकत थी वो एकदम अलग थी। हम गुलाम थे, ब्रिटेन मुक्त था। गुलाम के अधिकार और एक स्वतंत्र नागरिक के अधिकार, इन दोनों फर्क होता है। एक ही शासन में ब्रिटेन में अभिव्यक्ति की आजादी थी प्रेस को, लेकिन भारत में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी, बल्कि तरह तरह की सेंसरशिप से गुजरना पड़ता था अखबारों और पत्रिकाओं को। स्वयं राजा राममोहन राय को भी सेंसरशिप से गुजरना पड़ा और उनका अखबार मिरातुल अखबार बंद हो गया। तो ये उनकी आकांक्षा तो थी कि अगर ब्रिटिश शासक रहेंगे तो ब्रिटिश शासकों के रहने से एक फायदा तो ये होगा कि जो ब्रिटेन में नागरिकों को अधिकार है वही अधिकार भारत में भी होंगे। लेकिन ये संभव नहीं हुआ, उल्टा हुआ। दूसरी चीज जिसने कि एक नई स्थिति पैदा की वो ये कि राजा राममोहन राय के सामने एक समस्या थी जो कि ब्रिटेन में नहीं थी। ब्रिटेन बहुत विकसित अवस्था में था, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के फेज में दाखिल हो चुका था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के फेज में दाखिल हो चुका था। और हमारे यहां जब अंग्रेज आए और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन ने विस्तार किया और राजा राममोहन राय का उदय होता है, यह वह दौर है जिसमें कि भारत के जो परंपरागत उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, वे उद्योग धंधे तेजी से नष्ट होने शुरू हुए। हमारे यहां परंपरागत उद्योग धंधे बहुत पावरफुल थे, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद में हमारे यहां इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं हुआ, बल्कि हमारे यहां डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बड़े पैमाने पर हुआ। और इसकी वजह से पुराने कारीगर बेकार हो गए, बड़े पैमाने पर पुराना जो किस्म का जो बाजार था वो नष्ट हो गया। तो हमारे यहां जो नवजागरण आया, उस नवजागरण का एक संदर्भ यह भी है कि वहां डी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। एक और चीज है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। सब्यसाची भट्टाचार्य ने हिंदुस्तान के आर्थिक इतिहास को लिखते समय इस बात को रेखांकित किया है कि भारत में जब वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने शासन का विस्तार किया और नवजागरण शुरू हुआ, तो यहां कलकत्ते में उद्योग धंधे लगे, नई इंडस्ट्रीज लगी। तो नई इंडस्ट्रीज तो लगी हमारे यहां, लेकिन शहर की पुरानी संरचनाएं, कुमार टोला, धोबी टोला, ये तमाम किस्म के जो जाति के नाम पर बसे हुए मोहल्ले थे, शहर की, कलकत्ता शहर की जो पुरानी जो नागरिक संरचना थी शहर की, वो संरचना ज्यों की त्यों इंटैक्ट बनी रही। इसके विपरीत ब्रिटेन में और फ्रांस में जो नवजागरण हुआ, पेरिस में और लंदन में जो नवजागरण हुआ, उस नवजागरण ने पुरानी शहरी संरचना के रूपों को एकदम नष्ट कर दिया। वहां एकदम सीधे नई इंडस्ट्रियल सोसाइटीज बनी, शहर बसे, नए किस्म की बसावट आई, नए किस्म के मोहल्ले आए। लेकिन कलकत्ते में तो ऐसा नहीं हुआ। तो अंग्रेज आए तो सही, अंग्रेजों ने उद्योग धंधे भी खोले नए, और वे पुराने उद्योग धंधों को नष्ट करके खोले। अब इसके दोनों दो एस्पेक्ट हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है जो कि नवजागरण के मूल्यांकन से जुड़े हुए हैं। पहला यह कि भारत में जो नवजागरण आया वो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के संदर्भ में आया, पहली चीज। दूसरी चीज यह कि यहां से जो कच्चे माल की धुलाई शुरू हुई, जिसने कि बड़े पैमाने पर मैनचेस्टर में कपड़े की मिल और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को संभव बनाया। विचारणीय प्रश्न यह है कि अगर हमारे यहां
नए आधुनिक उद्योग धंधे अंग्रेज न लगाते और पुराने उद्योग धंधे नष्ट न करते, तो क्या हमें प्रिंट रिवॉल्यूशन के लिए कागज मिलता? पुराने उद्योग धंधों में इतनी क्षमता नहीं थी कि हमारे अखबारों के लिए, पत्रिकाओं के लिए पर्याप्त कागज मुहैया करा सके। जो 19वीं शताब्दी में जो प्रिंट रिवॉल्यूशन हुआ, जिसके कि जनक राजा राममोहन राय ही माने जाते हैं, वो प्रिंट रिवॉल्यूशन इसलिए संभव हुआ क्योंकि मैनचेस्टर में, श्रीलंका शहर में बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के जरिए जो इफरात में गुदड़ी या रद्दी कपड़ा हमें मिला, उसने बड़ी मात्रा में कागज के उत्पादन की संभावनाओं को जन्म दिया, और इसके जरिए हम अपने यहां प्रिंट रिवॉल्यूशन कर पाए, नवजागरण कर पाए। तो हमारे यहां जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का संदर्भ है, उसकी तो चर्चा बहुत होती है हिस्ट्री में, रजनी पामदत्त के यहां, बिपिन चंद्रा के यहां और तमाम लोगों के यहां। लेकिन इस डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के एक बाई प्रोडक्ट के तौर पर जो नया किस्म का जो उत्पाद शुरू हुआ, जो हमारे यहां जो अंग्रेजों ने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, उसके जरिए जो उत्पाद आया वो था रद्दी, गुदड़े, रद्दी कपड़ा, कटिंग का कपड़ा। और ये कटिंग का कपड़ा, इसने बड़े पैमाने पर कागज के उत्पादन को जन्म दिया, और उस कागज ने बड़े पैमाने पर पत्र पत्रिकाओं के प्रिंटिंग की संभावनाओं को पैदा किया। और यही वजह थी कि हमारे यहां नवजागरण संभव हुआ, तो बिना पत्र पत्रिकाओं के प्रचार प्रसार के नवजागरण संभव नहीं। तो हमारे यहां जो नवजागरण आया, उस नवजागरण के केंद्र में पहली चीज बुर्जुआजी की मूल्य और आकांक्षाएं हैं, वर्किंग क्लास का रिवॉल्यूशन नहीं। इसलिए वर्किंग क्लास के पर्सपेक्टिव से, वर्किंग क्लास के रिवॉल्यूशन के साथ में नवजागरण को जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि नवजागरण जब आया उसके साथ में अंग्रेज जो आए, ये दोनों चीजें पैरेलल चली। अंग्रेजों का आना, नवजागरण के एजेंडे का सामने आना, ये दोनों चीजों के आने के साथ साथ जो चीज घटी वो ये कि परंपरागत उद्योग धंधे नष्ट हुए। हमारे यहां परंपरागत जो कारीगर थे वो बेकार हुए, बड़ी संख्या में बेकार हुए, तो मजदूरों को तो नुकसान हुआ इससे। हाँ, ये बात जरूर थी कि राजा राममोहन राय की सहानुभूति मजदूरों के साथ थी, ये एक पॉजिटिव पक्ष था। लेकिन राजा राममोहन राय का जो पूरा एजेंडा है, वो एजेंडा एक उदीयमान बुर्जुआजी और उससे जुड़ी हुई जो आधुनिक व्यवस्था है उससे जुड़ा हुआ है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक अन्य चीज वो ये कि राजा राममोहन राय का अंग्रेजों के प्रति जो रवैया है वो द्विधाग्रस्त है। एक तरफ वो उनके प्रशंसक हैं, उनको बनाए रखना चाहते हैं, दूसरी तरफ जो सामाजिक हकीकत है वो उन्हें आलोचना करने के लिए मजबूर करती है। वास्तविकता यह है कि अंग्रेज भारत में खासतौर पर नए दृष्टिकोण के प्रतिनिधि के तौर पर काम नहीं कर रहे थे। नए सामाजिक मूल्यों और नए सामाजिक संबंधों के निर्माण के लिए काम नहीं कर रहे थे, बल्कि वे यहां पर परंपरागत लोगों और रूढ़िवादी लोगों के लिए को बनाए रखकर काम कर रहे थे, और उनको चाहते थे कि परंपरागत रूढ़िवादी मूल्य बचे रहें और बने रहें। इसलिए ये मुश्किल थी कि परंपरागत सामाजिक शक्तियों को बचाए रखकर, परंपरागत मूल्यों को बचाए रखकर स्वतंत्रता का विकास हो। स्वतंत्रता के विकास के लिए जरूरी था कि परंपरागत मूल्यों, रूढ़ियों, संस्कारों और सामाजिक संबंधों को चुनौती दी जाए, और ये चुनौती जब तक नहीं दी जाएगी आप स्वतंत्रता का विकास नहीं कर सकते। और राजा राममोहन राय इस चीज को पहचानते थे, और यही वजह थी कि राजा राममोहन राय के दृष्टिकोण में और अंग्रेजों के दृष्टिकोण में बुनियादी अंतर था। अंग्रेज भारत जैसा था उसे वैसा ही बनाए रखना चाहते थे, लेकिन राजा राममोहन राय इस बनाए जो पहले से चले आए भारत के स्वरूप को एकदम छिन्न भिन्न करके एक नया भारत बनाना चाहते थे। और उस नए भारत में रूढ़िवादियों के लिए, सामाजिक कट्टरपंथियों के लिए कोई जगह नहीं थी, कोई जगह नहीं थी। तो अब ये द्विधाग्रस्त जो मनोदशा है राजा राममोहन राय की, कि वे चाहते हैं आधुनिक भारत, वे चाहते हैं रूढ़िवादियों से मुक्त भारत, और अंग्रेज चाहते हैं रूढ़िपंथियों वाला भारत। अंग्रेज अपने देश में रूढ़िपंथियों के साथ नहीं थे, अपने देश में वे
परिवर्तन के वाहक बनकर आए, और लेकिन भारत में वे रूढ़िवादियों के साथ थे। और ये एक बड़ा फर्क था जिसने कि आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल को तेज किया राजा राम मोहन राय के जमाने में। और उसका एक रुख ये निकला कि अंग्रेजों का किसानों के प्रति रवैया भेदभावपूर्ण था, बुद्धिजीवियों के प्रति रवैया भेदभावपूर्ण था। अंग्रेजों का यहां तक कि शोषण के मामले में भी रवैया एकदम भिन्न था। अंग्रेजों ने हमारे यहां बड़े पैमाने पर जमींदारी प्रथा और जमींदारों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। और ये एक पक्ष ऐसा था कि आधुनिक भारत का निर्माण कर रहे हैं, तो ये कृषि दासता के रूपों और जमींदारों के शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ तो आवाज बुलंद करनी होगी। राजा राम मोहन राय का ये सबसे कमजोर पक्ष भी था। राजा राम मोहन राय जमींदारों के खिलाफ में कम बोलते थे, बोला ही नहीं, बल्कि ये कहना ज्यादा सही होगा। तो आधुनिक भारत कैसे बनेगा? आधुनिक भारत के निर्माण के लिए कौन सी चीज जरूरी है? और बंगाल की दशा क्या थी उस समय? वो एक जगह लिखते हैं राजा राम मोहन राय, कोट, अंग्रेज और बंगाल के संदर्भ को ध्यान रखें हम लोग, और आज का बंगाल ध्यान रखें। ये मैं जानबूझ के कह रहा हूं। उन्होंने लिखा है, बंगाल में अंग्रेज एकमात्र शासक हैं। यहां अंग्रेज का नाम ही लोगों को डराने के लिए काफी है। ऐसे बंगाल में गरीब, डरपोक और विनम्र निवासियों के अधिकारों में हस्तक्षेप करना, उनके धर्म में दखलंदाजी करना ईश्वर या जनता की निगाह में कोई न्यायपूर्ण काम नहीं माना जा सकता। अनकोट। अंग्रेजों का शासन बंगाल में एकदम आतंक का शासन था। हर बंगाली डरता था उनसे। और ये जो सरकार से डरने की जो मनोदशा है, सरकार जिसकी भी आती है, पहला काम होता है कि जो बंगाली भद्र लोग है वो डरना शुरू कर देता है। उसमें ये मनोदशा उसकी है, वो पहले से है। नए शासन के प्रति बहुत जल्दी रुझान पैदा नहीं होता था, और उस समय भी नहीं था। इसलिए अंग्रेजों का आतंक और अंग्रेजों के आतंक में जीने वाली बंगाली जाति, उस बंगाली जाति में लगातार पतनशील मूल्यों का बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार। बंगाली जाति की खूबी क्या थी कि बंगाली जाति में लगातार तमाम किस्म की जितनी भी ह्रासशील चीजें थी परंपरा में, सामाजिक जीवन में, वे ह्रासशील चीजें बड़े पैमाने पर नजर आईं। और इन ह्रासशील चीजों को देखते हुए राजा राम मोहन राय ने कई चीजें बड़ी खूबी के साथ रेखांकित की। और ये चीजें ऐसी थी जिन पर कि कभी ध्यान ही नहीं गया। मसलन ये जो बंगाली जाति में जो स्त्रियों के प्रति जो भेदभाव का रवैया है, कैसी थी स्त्री जाति? राजा राम मोहन राय कहते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, और उससे ये पता चलेगा कि हम किस दौर में आखिर दाखिल हुए। वो कहते हैं, कोट, कि बंगाली जाति की खूबी क्या है, किस चीज के लिए बंगाली जाति जानी जाती है। उनका एक बहुत लंबा पैसेज है, उसे पढ़ूंगा नहीं मैं, लेकिन उसकी जो दो तीन बातें हैं उन्हें मैं शेयर करना पसंद करूंगा मैं। वो पैसेज क्या है, और वो पैसेज वर्तमान दौर से भी संबंधित है। उस समय जो आदत थी लोगों की, और जो अभी बनाई जा रही है, उस समय क्या आदत थी? जो सामान्य बंगाली था उसकी मनोदशा कैसी थी, किन चीजों में जीता था वो? राजा राम मोहन राय कहते हैं, कोट,
मनोदशा ये थी कि धर्म के अनुसार आचरण करेंगे तो उसका पुरस्कार मिलेगा, और जिनका वरना अगले जन्म में उनको उसका दंड मिलेगा, अनकोट। यानी कौन सी चीज थी जिस पर कि सबसे ज्यादा बंगाली जाति, क्यों धर्म से लिबरेट करना चाहते थे राजा राममोहन राय बंगाली जाति और हिंदुस्तान को? राजा राममोहन राय ने जिस एकेश्वरवाद के दृष्टिकोण का प्रचार किया, जिस वेदांत को आधार बनाया, वो वेदांत तो धर्म नहीं है। वेदांत तो दर्शन का एक स्कूल है, दृष्टिकोण है। तो राजा राममोहन राय ने पहली बार एक ऐसा रास्ता चुना और एक ऐसा दृष्टिकोण प्रस्तावित किया जो कि भारतीय ट्रेडिशन में कभी किसी ने पेश ही नहीं किया। यानी मनुष्य के दृष्टिकोण का आधार दर्शन को बनाया जाए, धर्म को नहीं। दर्शन के आधार पर दृष्टिकोण का निर्माण हो और दर्शन के आधार पर व्यक्तित्व का निर्माण हो। अब तक यह था कि हम जाति और धर्म के आधार पर व्यक्तित्व का और दृष्टिकोण का निर्माण करते थे और देखते थे उसे। लेकिन राजा राममोहन राय ने जब वेदांत की बात की और वेदांत के आधार पर एकेश्वरवाद की बात की, तो वे सीधे सीधे वेदांत को जब अपने दृष्टिकोण के केंद्र में लेकर आते हैं तो वे वस्तुतः धर्म को रिप्लेस करते हैं। और ये बड़ा डिपार्चर था पूरे पिछले 2000 वर्ष के मानव सभ्यता के इतिहास में। किसी भी इंटेलेक्चुअल ने यह जरूरत नहीं की कि पहचान के आधार से धर्म को अलग कर दिया जाए, किसी भी रूप में धर्म को न रखा जाए। और ये बड़ा डिपार्चर था। इसको हम लोगों ने एकेश्वरवाद, बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, इन तमाम प्रपंचों में एकदम भुला दिया। क्यों महत्वपूर्ण है दर्शन का दृष्टिकोण? अभी तो स्थिति है कि लोग दर्शन के दृष्टिकोण के आधार पर बात ही नहीं करते, बल्कि सच ये है, जीवन का सच ये है कि सामान्य तौर पर हम जिन चीजों को देखते हैं, समझते हैं, बोलते हैं, चाहे वो साहित्य की हो, चाहे वो राजनीति की हो, चाहे वो धर्म की हो, चाहे वो दर्शन की हो, चाहे वो समाज विज्ञान की हो, इन सबके केंद्र में कोई ना कोई दार्शनिक दृष्टिकोण होता है। लेकिन हम अब साहित्य को दर्शन से जोड़कर नहीं देखते, राजनीति को दर्शन से जोड़कर नहीं देखते। दर्शन हमारे डिस्कोर्स का हिस्सा ही नहीं। दर्शन का मतलब आइडियोलॉजी। व्यक्तित्व के निर्माण में दृष्टिकोण की भूमिका होती है और दृष्टिकोण के निर्माण में एक विचारधारा की भूमिका होती है। ये चीज पहली बार राजा राममोहन राय ने हमारे मूल्यांकन के क्षेत्र में प्रस्तुत की और इसने पूरा का पूरा मानव सभ्यता का डिस्कोर्स ही बदल दिया। अब मनुष्य किससे पहचाना जाएगा? विचारधारा से, दर्शन के दृष्टिकोण से। एक अन्य चीज जिसको के राजा राममोहन राय ने विकसित किया वो ये कि राजा राममोहन राय ने जब अपने दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया तो वे पहला काम क्या किया कि उन्होंने बर्बरता की जो परंपराएं थी भारतीय समाज की या हिंदू समाज की, या उन बर्बरता की परंपराओं को एक सिरे से अपने व्यक्तित्व से अलग किया, या अपने व्यक्तित्व को उन बर्बरता की परंपराओं से अलग करके पेश किया। वे अपने को ये तो कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, वे हिंदू होने से इनकार नहीं करते, लेकिन वे हिंदू धर्म की जो बर्बर परंपराएं, वे भारतीय होने में गर्व तो महसूस करते हैं, लेकिन भारतीय समाज की जो बर्बर परंपराएं उनसे अपने को जोड़कर नहीं देखते। तो वे भारतीय परंपराओं के अंदर जो निहित जो बर्बरता है, उस बर्बरता को वे सामने लाते हैं और उन पर अटैक करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, और इसके आधार पर वे ऑल्टरनेटिव पेश करते हैं। ऑल्टरनेटिव क्या है? वे मनुष्य मात्र से प्रेम और क्लासिकल रचनाओं को उद्धरण। राजा राममोहन राय की बातचीत में, डिस्कोर्स में बार बार मध्यकालीन, प्राचीन कालीन जो क्लासिकल रचनाएं हैं वे आती हैं। तो प्रेम और क्लासिकल दृष्टिकोण, ये दो चीजें एक साथ
भ्रमण करती रहती हैं। मसलन जब वे अंग्रेजों से बात कर रहे थे तो वे अंग्रेजों से बात करते समय जो उन्होंने मेमोरेंडम दिया उसमें उन्होंने मुसलमानों के शासन की बड़ी आलोचना की, तुलनात्मक तौर पर कहा कि आप बहुत अच्छे हैं। कैसे कहा उन्होंने? कोट उन्होंने लिखा, कई शताब्दियों तक अधिकांश हिंदुस्तान मुस्लिम शासन के अधीन रहा। उसके मूल निवासियों के नागरिक और धार्मिक अधिकारों को बार बार कुचला गया। विजेताओं के निरंतर अत्याचार के कारण अंत में दक्षिण में उसकी प्रजा का एक बड़ा समुदाय जो आगे चलकर मराठा कहलाया और पश्चिमी प्रदेशों में दूसरा समुदाय जो अब सिख कहलाता है, विद्रोह करने पर बाध्य हुए। जब मुस्लिम सत्ता कमजोर हुई तब वे अंततः अपनी स्वाधीनता कायम करने में सफल हुए, परंतु बंगाल के निवासी शारीरिक शक्ति के अभाव और सक्रिय जीवन की उपेक्षा के कारण मुस्लिम विजय के पूरे दौर में उस समय की सरकार के वफादार बने रहे। यद्यपि उनकी संपत्ति अक्सर लूटी गई, उनके धर्म का अपमान किया गया और मनमाने ढंग से उनका खून बहाया गया, आखिर दैवी सत्ता ने अपनी विशद अनुकंपा से अंग्रेज जाति को प्रेरित किया कि वह इन अत्याचारियों का शिकंजा तोड़े और बंगाल के सताए हुए देशी लोगों को अपने संरक्षण में ले। कलकत्ते को अपने अधीन प्रदेशों की राजधानी बनाकर उन्होंने उसे अपनी कृपा के ऐसे विशेष अवदानों से विभूषित किया जैसे अवदानों की अपेक्षा आजाद लोगों से की जा सकती थी। उन्होंने अंग्रेजी अदालत कायम की, उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी लोगों को वही नागरिक अधिकार दिए जो हर ब्रिटेन वासी को अपने देश में प्राप्त थे। इस तरह भारत के देसी लोगों के हाथों में उन्होंने ऐसे विशेष अधिकार सौंप दिए जैसे अधिकार पाने की बात उनके पुरखों ने हिंदू राजाओं के शासन में भी न सोची थी, अनकोट। यानी अंग्रेजों को वे मुगल सल्तनत की तुलना में बढ़त देते हैं यह। लेकिन एक चीज, इसी मेमोरेंडम में थोड़ी देर बाद वे एकदम भिन्न नजरिया पेश करते हैं, क्योंकि जो जिंदगी की वास्तविकता, जैसा मैंने आपसे कहा कि जिंदगी की वास्तविकता बार बार उन्हें अपनी तरफ खींचती थी और उनका जो अपना दृष्टिकोण था, वे अंग्रेजों के भक्त थे, अंग्रेजों को चाहते थे, वो दृष्टिकोण अंग्रेजों की तरफ खींचता था, लेकिन जनता की जो दशा है और उनका जो परंपरा का ज्ञान है और जो क्रिटिकल मूल्यांकन है वह उन्हें दूसरी तरफ ले जाता था। और इसका नजरिया देखने के लिए उसी मेमोरेंडम में जो उन्होंने अंग्रेजों को दिया, उसी में वे एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। हाँ, वो कहते हैं, नंबर 1, अंग्रेजों के आने से और मिशनरी के प्रचार से भारत के अंदर लोगों के अंदर एक खास तरह का भय पैदा हुआ। और भय के साथ साथ जो चीज पैदा हुई, वो सबसे जो डिस्टर्बिंग चीज थी, वो क्या थी अंग्रेजों के आने के बाद, जो कि पहले नहीं थी? वो ये थी कि अंग्रेजों के जमाने में समानता जैसी चीज नहीं थी, जबकि मुगलों के शासन में भारतीय नागरिकों के बीच में समानता का दृष्टिकोण था। अंग्रेज नई सभ्यता लेकर आए, लेकिन समानता को उन्होंने पेश नहीं किया, अपने आचरण का हिस्सा नहीं बनाया। उन्होंने लिखा है, राजा राम मोहन राय ने लिखा है, कोट,
सॉरी, वो कहते हैं कि मुगलों के शासन में अंग्रेजों के शासन की तुलना में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या थी? मुगलों के शासन में तमाम महत्वपूर्ण पदों पर हिंदुओं को नियुक्त किया गया। वो चाहे सेनापति का पद हो, चाहे वो मंत्री का पद हो, चाहे वो नीचे के पद हो, जो प्रतिभाशाली लोग थे उनका सम्मान भी किया जाता था वहां। और हिंदू मुसलमान के आधार पर अंग्रेजों के मुगलों के शासन में कोई भेदभाव नहीं था। लेकिन अंग्रेजों के शासन में यह भेदभाव एक कॉमन चीज बन गई। अंग्रेज सिर्फ उसी को पसंद करते थे और उसी को प्रमोट करते थे जो अंग्रेजों के साथ थे। उनके शब्दों में कहें, बादशाह सलामत की वफादार प्रजा का यह अधिकार अत्यंत मूल्यवान था। यानी ये जो अंग्रेजों के जमाने में और मुगलों के जमाने में तुलना करते हुए वो कहते हैं कि मुगलों के जमाने में यह समानता का जो अधिकार था और दृष्टिकोण था वो बहुत मूल्यवान था। वो कहते हैं, कोर्ट, कि बादशाह सलामत की वफादार प्रजा का यह अधिकार अत्यंत मूल्यवान था। उसका निरस्त किया जाना इसलिए और भी भयावह है कि यह उस प्रजा के नागरिक और धार्मिक अधिकारों का घोर उल्लंघन है। प्रजा को आशा थी कि अंग्रेजी राज के अधीन वह हमेशा सुरक्षित रहेगी। बादशाह सलामत को मालूम हुआ कि पहले के मुसलमान शासकों के अधीन इस देश के निवासी मुसलमानों के साथ हर तरह के राजनीतिक अधिकारों का भोग करते थे। राज्य में जो सबसे ऊंचे पद थे वे उन्हें प्राप्त हो सकते थे। उन्हें फौजों की कमान सौंपी जाती थी और प्रांतों की सरकार वे चलाते थे और अक्सर बादशाह के सलाहकार नियुक्त किए जाते थे। उनका धर्म अथवा जन्म स्थल क्या है, इस कारण उन्हें कहीं निम्न श्रेणी का नहीं माना जाता था। उन्हें जमीन दी जाती थी और उस पर उन्हें माल गुजारी न देनी होती थी। शासन में जो ऊंची से ऊंची तनख्वाह थी वह उन्हें मिलती थी। कुछ पद ऐसे थे जो बहुत विश्वास और आत्मसम्मान के समझे जाते थे। उन पदों पर जो नियुक्त होते थे उन्हें बहुत बड़ी बड़ी जागीरें बिना किसी माल गुजारी के दी जाती थी। जो देसी लोग विद्वान थे, प्रतिभाशाली थे, उन्हें बहुत तरह के पुरस्कार दिए जाते थे और सम्मानित पदों पर प्रतिष्ठित किया जाता था। यद्यपि अंग्रेज राज में भारतवासियों ने यह राजनीतिक फल पूरी तरह खो दिया है, फिर भी बादशाह सलामत की वफादार प्रजा मन को यह तसल्ली देती थी कि वह उन धार्मिक और राजनीतिक अधिकारों को अधिक सुरक्षित होकर भोगेगी जिन्हें मुसलमानों की असहिष्णुता और लोभ ने अक्सर कुचला था। राजनीतिक पद और शक्ति खो जाने पर भी भारतवासी अपने को ज्यादा खुश महसूस करते थे कि अपने पुरखों की अपेक्षा वे नागरिक और धार्मिक स्वतंत्रता अधिक भोगते थे। लेकिन अब ये बचे हुए अधिकार मनमाने ढंग से निरस्त किए जाएं और जो उनमें सबसे मूल्यवान है उनका पालन एक या दो व्यक्तियों की इच्छा पर निर्भर रह जाए, तो जिस आधार पर यहां के निवासियों ने अंग्रेजी राज के अंतर्गत सुख शांति की आशा की थी वह आधार नष्ट हो जाएगा। अंग्रेजों के आने के बाद जो चीज नष्ट हुई वो कौन सी थी? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इन तमाम लोगों के बीच में जो समानता का जो अधिकार था, धार्मिक अधिकार थे, स्वतंत्रता का अधिकार था, अभिव्यक्ति का अधिकार था, प्रेस की आजादी थी, ये नष्ट हुई। और राजा राममोहन नायक ने इस पर गहरी चिंता व्यक्त की कि ये जो नई जो बादशाहत आई है, उस नई बादशाहत जो अंग्रेजों की बादशाहत आई, इस बादशाहत ने जो सबसे खराब काम किया वो क्या किया कि उसने सामान्य जीवन में, अभिव्यक्ति के क्षेत्र में, इंटेलिजेंसिया में, विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच में जो पहले से व्याप्त चली आ रही जो समानता थी उस समानता को नष्ट कर दिया। यानी हमारे समाज में जो भेदभाव की परंपरा, फूट की परंपरा, वो कब से पैदा हुई? वो पैदा हुई अंग्रेजों के आने के बाद। अंग्रेजों के पहले ये परंपरा नहीं थी।
एक अन्य चीज जिस पर के बहुत ही सब लोग ध्यान देते हैं और हम लोगों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, वो ये कि वो आज के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत रिलेवेंट है। उन्होंने एक जगह लिखा है, उसमें उल्लेखनीय बात यह है कि राजा राममोहन राय अकबर को पसंद करते थे, लेकिन औरंगजेब के बहुत कटु आलोचक थे, औरंगजेब को एकदम नापसंद करते थे। और लिखा भी उन्होंने कि औरंगजेब बर्बर था। तो अकबर का भी समर्थन करते थे, लेकिन औरंगजेब का विरोध करते थे। उन्होंने लिखा है, कोट, और ये अंग्रेजों को याद दिलाते हुए लिखा है। ये पैराग्राफ जो अभी पढ़ रहा हूं, ये आज के संदर्भ में भी प्रासंगिक है। राजा राममोहन राय ने अंग्रेजों को याद दिलाते हैं हुए लिखा कि जितने निरंकुश शासक होते हैं वे ज्ञान के प्रसार से डरते हैं। वे समझते हैं कि जनता को जब अपनी वास्तविक स्थिति का पता चलेगा तो वह विद्रोह कर देगी। यह बात सभी लोग जानते हैं कि तानाशाह सरकारें स्वभावतः चाहती हैं कि बात करने की आजादी को दबा दिया जाए, क्योंकि इस आजादी से उनके कारनामे लोगों की निगाह के सामने आते हैं और लोग उनकी निंदा करते हैं। और इस तरह के कारनामे तो अत्याचार और उत्पीड़न के साथ बराबर रहते ही हैं। जिस दलील का वे हमेशा सहारा लेते हैं वह यह है कि ज्ञान का प्रसार खतरनाक है और इससे जो कानूनी सत्ता बनी हुई है उसके लिए संकट पैदा हो जाएगा। कारण यह कि लोग जब ज्ञान का प्रकाश देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि अपने एक साथ प्रयत्न करने से वे थोड़े से आदमियों का जुआ फेंक सकते हैं और इस तरह सत्ता के भार से पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं। अनकोट। अंग्रेज किस चीज से डरते थे? ज्ञान के प्रसार से डरते थे। वे जानते थे कि ज्ञान का प्रसार जितना होगा उससे जनता ताकतवर बनती है और अशिक्षित जनता के पास में जो ज्ञान पहुंचेगा, अशिक्षित जनता अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़ी होगी। और यह वह चीज थी जिसने की महत्वपूर्ण भूमिका अदा की कि जनता के बीच में कौन सी चीज प्रोपेगेट की जाए, प्रचारित की जाए। तो राजा राममोहन राय का जो इंफेसिस था वो इस बात पर था कि अधिक से अधिक जनता के बीच में ज्ञान और विचारोत्तेजना से जुड़ी हुई चीजें प्रचारित की जाएं, जो लोगों को प्रवोक करें, लोगों को बोलने के लिए मजबूर करें, तरह तरह के सवाल खड़े किए जाएं और वे क्रिटिकली चीजों को देखना सीखें। राजा राममोहन राय के दृष्टिकोण की एक अन्य विशेषता, और ये आखिरी पॉइंट है इस पूरे प्रसंग में, वो ये कि राजा राममोहन राय ने अपने तरीके से बंगाली जाति के बारे में जो चीज सोची थी, जिसे हम लोग अपने तरीके से आज के जमाने की भाषा में कहें आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कहते हैं, अस्मिता की राजनीति कहते हैं। अगर मुझसे पूछा जाए तो अस्मिता की राजनीति का सबसे पहला और बड़ा आर्किटेक्ट, निर्माता अगर कोई है तो वो राजा राममोहन राय। आइडेंटिटी के जितने एरिया हो सकते हैं जिन पर के कालांतर में हाल के वर्षों में 40-35 वर्षों में सबसे ज्यादा डिबेट आइडेंटिटी के इश्यूज पर होती रही है, राजा राममोहन राय पहले व्यक्ति हैं जो आइडेंटिटी के प्रश्नों को बड़े पर्सपेक्टिव में उठाते हैं। मसलन बंगाली जाति के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज कौन सी है? किसी भी जाति की आइडेंटिटी के लिए, किसी भी जाति की पहचान के लिए, किसी भी जाति की तरक्की के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसकी अपनी भाषा का ज्ञान और बेहतर ज्ञान।
वह जाति तेजी से उन्नति करती है जो अपनी भाषा जानती है, अपनी भाषा में पढ़ती है, लिखती है, उसका आचरण करती है, उसे व्यवहार में लाती है। तो राजा राममोहन राय ने जो बड़ा काम किया वो ये किया कि अगर भारत को आधुनिक भारत बनना है और बंगालियों को आधुनिक बंगाली बनना है, तो उन्हें कौन सी चीज सीखनी होगी? अगर हिंदी भाषियों को आधुनिक हिंदी भाषी बनना है तो उन्हें कौन सी चीज सीखनी होगी? इंजीनियरिंग, डॉक्टरी या हिंदी? बंगाली को अगर बंगाली बनना है तो कौन सी चीज सीखनी होगी? बंगला या मैथमेटिक्स? भाषा का ज्ञान, भाषा की पहचान, भाषा का उपयोग दैनंदिन आचरण में, अभिव्यक्ति में अपनी भाषा का प्रयोग, ये सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट था जिसको कि सबसे पहले राजा राममोहन राय ने अंडरलाइन किया, उन्होंने लिखा। बहुत महत्वपूर्ण है ये। बंगाल में जो भाषा बोली जाती है, जब हम उसकी परीक्षा करते हैं तब पश्चिमी प्रांतों की भाषाओं में बहुत बड़ा फर्क पाते हैं। वे यहां बहुत दिनों के रहने के बाद भी यहां की भाषा समझ पाते हैं। पश्चिमी प्रांतों के लोग विभिन्न धंधों में लगे हुए यहां बहुत बड़ी संख्या में हैं और वे बंगला भाषा सीख रहे हैं, फिर भी बंगाली उनकी बात कम समझते हैं और उनसे संपर्क भी बहुत घनिष्ठ नहीं होता। तेलंगाना और दक्षिण के जो दूसरे सूबे हैं वहां संस्कृत स्रोत की भाषाएं नहीं हैं। वे बंगाल की भाषा से और पश्चिमी प्रांतों की भाषाओं से और भी अलग हैं। जैसे इनकी भाषाएं अलग हैं, वैसे ही इनका पहनावा अलग है, उनका रहन सहन अलग है, उनके आचार विचार अलग हैं। जो भी इनसे थोड़ा बहुत परिचित होता है वह इन भेदों को बहुत अच्छी तरह परख लेता है। भारत में विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न भाषाओं के बोलने वाले हैं, उनके अंतर हैं और ये जो विभिन्न भाषाओं के भेद हैं, ये भेद संस्कृति के भेदों और अंतरों को भी सामने लाते हैं। और इस आधार पर बंगला जाति को अगर समझने के लिए, अगर बंगाल में दूसरे प्रांतों से लोग आकर रहते हैं और वे जानना चाहते हैं तो कौन सी चीज जरूरी है? राजा राममोहन राय कहते हैं कि उनका बंगला सीखना जरूरी है और वे बंगला सीखते भी हैं। और इसके चलते जो विकास का जो एक नया पैराडाइम सामने विकसित हुआ, उसमें यह था कि बंगाल प्रांत की अपनी एक विशेष भाषा होगी और वह होगी बंगला भाषा, अंग्रेजी नहीं। सो बंगाल की अपनी प्रांतीय आइडेंटिटी, बंगाल के अपने खास तरह के खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज, इनके साथ में कौन सी चीज जुड़ी हुई है? उनकी भाषा जुड़ी हुई है। तो भाषा के अध्ययन के लिए, भाषा को जानने के लिए जीवन शैली को जानना और जीवन शैली के रूपों और रीति रिवाजों को जानना बेहद जरूरी है। और ये एक नया एरिया था जहां से कि नई बहस शुरू होती है। वो ये कि आइडेंटिटी का आधार लैंग्वेज को बनाया जाए या धर्म को बनाया जाए। राजा राममोहन राय एक नई चीज इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि वो वेदांत को लाते हैं, उसके जरिए वो धर्म को रिप्लेस करते हैं कि समाज के लिए, समाज में आराधना के लिए, उपासना के लिए, मनुष्य के विकास के लिए कौन सी चीज जरूरी है? वेदांत जरूरी है, एकेश्वरवाद जरूरी है, बहुदेववाद और मूर्ति पूजा जरूरी नहीं है। उसी तरह आइडेंटिटी के निर्माण के लिए और सामाजिक विकास के लिए कौन सी चीज जरूरी है? अपनी भाषा, अपनी भाषा में बोलना, सोचना और भाषा के साथ में जीवन शैली को इंटीग्रेट करना। थर्ड चीज जिस पर भी वो जोड़ देते हैं वो ये कि ये जो भाषा और इसका जो पूरा का पूरा दायरा है, हमारे यहां दो तरह के लोग हैं पुराने समाज में, एक तो जमींदार लोग हैं और एक गैर जमींदार वर्ग है।
तो राजा राम मोहन राय के समय में पुराने किस्म का कारीगर नष्ट हुआ तो एक नए किस्म का वर्ग पैदा हुआ, दो वर्ग पैदा हुए, पूंजीपति वर्ग पैदा हुआ और मजदूर वर्ग पैदा हुआ। और दोनों ही वर्ग बहुत महत्वपूर्ण थे। उस जमाने में जो लोग राजा राम मोहन राय के साथ जुड़े थे वे बहुत पावरफुल लोग थे, बहुत महत्वपूर्ण लोग थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे। द्वारकानाथ टैगोर उसमें से एक है। सवाल यह है कि जब आधुनिक बंगला जाति का निर्माण हुआ तो बंगला जाति के पास में पूंजीपति वर्ग था। बंगला जाति इतनी गौरवपूर्ण स्थिति में थी कि उस जमाने के ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बंगाली लोग मेंबर हुआ करते थे। यानी 19वीं शताब्दी की बिगिनिंग में और 18वीं शताब्दी के अंत में बंगाल में कैपिटलिस्ट क्लास पैदा हो चुका था। बंगाली जाति में कैपिटलिस्ट क्लास पैदा हो चुका था। चिंता की चीज यह है कि पिछले 200 साल का डेवलपमेंट बंगाली जाति का यह है कि बंगाली जाति में आज पूंजीपति वर्ग नहीं है, कैपिटलिस्ट क्लास नहीं। और ये जो कैपिटलिस्ट क्लास जो कि बिगनिंग में था, ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने में था, अंग्रेजों के जमाने में था, ये जो कैपिटलिस्ट क्लास का गायब हो जाना, ये अपने आप में सबसे बड़ी मॉडर्न ट्रेजेडी है। बंगाली जाति से पूंजीपति वर्ग कैसे गायब हो गया, ये मैं तो अभी तक समझ नहीं पाया हूं। ये इतिहासकारों के लिए, समाज विज्ञानियों के लिए ये चुनौती है कि वे इसकी खोज करें। 19वीं शताब्दी में तमिल में भी कैपिटलिस्ट क्लास पैदा हुआ और बंगला में भी कैपिटलिस्ट क्लास पैदा हुआ, लेकिन तमिल का कैपिटलिस्ट क्लास पूंजीपति वर्ग फ्लरिश किया, आगे बढ़ता रहा और आज वो बहुत ताकतवर है। लेकिन बंगाल में एकदम उल्टा हुआ। बंगाल में जो पूंजीपति वर्ग था उसका अंत हो गया और सिर्फ बंगाली मध्य वर्ग रह गया, जिसमें शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, संगीतकार हैं, तमाम किस्म के जो कल्चरल फील्ड के परफॉर्मेंस से जुड़े हुए लोग हैं। एक से एक बड़ी हस्ती है, एक से एक बड़े जीनियस पैदा हुए हैं। लेकिन कैपिटलिस्ट क्लास जो कि आधुनिक काल का सबसे महत्वपूर्ण क्लास था, वो क्लास गायब हो गया और ये एक साधारण चीज नहीं है। मेरा मानना यह है कि बंगाली जाति में पूंजीपति वर्ग का अंत असल में भारत में नवजागरण के अंत की सूचना है। बंगला में पूंजीपति वर्ग का अंत कब हुआ, एग्जैक्टली क्या उसकी डेट ऑफ डेथ होगी। यानी आप सोचिए, द्वारकानाथ टैगोर बैंकर, उनके पास में रेल, उनके पास में कारखाने, यानी इतने बड़े, और वे नवजागरण से जुड़े हुए। वे राजा राम मोहन राय के प्रशंसक थे, उनके साथ थे, उन ब्रह्म समाज के निर्माण में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। वही पूंजीपति वर्ग बंगाली जाति से कैसे अचानक तिरोहित हो गया, उसका अंत हो गया, ये अपने आप में एक मिस्ट्री है। इस पर हम लोगों ने बात ही नहीं की। मेरा कहने का आशय है कि हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि नवजागरण के साथ में जो पूंजीपति वर्ग पैदा हुआ, जिस जाति में पैदा हुआ, वह पूंजीपति वर्ग अगर उस जाति से गायब हो जाता है तो क्या नवजागरण रहेगा या जाएगा? नवजागरण खत्म होगा। और हिंदी भाषी क्षेत्र में पूंजीपति वर्ग पैदा हुआ लेकिन नवजागरण पैदा नहीं हुआ। चिंता की चीज है कि पूंजीपति तो है, पूंजीपति वर्ग भी है। और एक चीज और आखिरी चीज वो ये कि राजा राम मोहन राय बौद्ध धर्म जानते थे, तिब्बत घूम कर आए थे, अपनी आंखों से वहां बौद्ध धर्म के तमाम किस्म के बड़े प्रतिष्ठान देखकर आए थे।
लेकिन सामाजिक परिवर्तन के लिए उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं किया, बौद्ध के मार्ग को अपनाया नहीं, बल्कि उन्होंने एक नए मार्ग को अपनाया और उसमें वेदांत को उन्होंने आधार बनाया, यानी दर्शन को आधार बनाया, उन्होंने धर्म को आधार नहीं बनाया। तो जो लोग बौद्ध धर्म के जरिए सामाजिक मुक्ति की बात सोच रहे हैं, वे लोग सोचें इस बात पर। एक और चीज है जिसका कि राजा राम मोहन राय ने अपने लेखन में जिक्र किया है। जब मध्यकाल में मुगलों के आक्रमण की, मुगलों के जुल्मों की चर्चा होती है तो चंगेज खान का खूब नाम लिया जाता है। तमाम किस्म के जो रिएक्शनरी लोग हैं वो मुगलों के उत्पीड़न की जब चर्चा करते हैं तो चंगेज खान की चर्चा करते हैं। वास्तविकता क्या है, राजा राम मोहन राय ने लिखा है, वास्तविकता यह है कि चंगेज खान मुसलमान नहीं था, वो इस्लाम धर्म का अनुयायी नहीं था, बल्कि वो तो बौद्ध था और बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो चंगेज खान की चर्चा होगी, चंगेज खान के जुल्मों की चर्चा होगी, तो ये किससे जुड़ेगी जाके? राजा राम मोहन राय इस बात को जानते थे कि धर्म की शरण में जाके धर्म के आधार पर सामाजिक मुक्ति का मार्ग नहीं खोजा जा सकता। सामाजिक मुक्ति का मार्ग खोजने के लिए जरूरी है कि आम लोगों में मानवतावाद का, ह्यूमनिज्म का प्रचार किया जाए। मानवतावाद के आधार पर पूरे के पूरे व्यक्तिवाद का प्रचार किया जाए, व्यक्तिवाद का विकास किया जाए। मानवतावाद के आधार पर अगर व्यक्तिवाद का विकास किया जाएगा तो वह तमाम किस्म के विवेकवादी और तर्कवादी संभावनाओं को वो खोलेगा। और यही वह चीज थी जिसने कि राजा राम मोहन राय को एक महानायक बनाया, और एक ऐसा महानायक बनाया। राजा राम मोहन राय सबसे ज्यादा अपील करते थे पुरुषों को, लेकिन राजा राम मोहन राय का एजेंडा क्या था? राजा राम मोहन राय का एजेंडा था कि जो भारतीय समाज की बर्बरताएं, उनसे अपने को मुक्त करके मानवता के दृष्टिकोण के आधार पर एक नए तर्कशील समाज का निर्माण करो। और ये नए तर्कशील समाज के निर्माण में किनकी भूमिका हो सकती है? उसमें मुसलमानों की भूमिका हो सकती है, उसमें स्त्रियों की भूमिका हो सकती है, उसमें शिक्षा संस्थानों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, उसमें बुद्धिजीवियों की भूमिका हो सकती है। और किस आधार पर हो सकती है? मनुष्य को कैसे एकजुट किया जाए। सामाजिक विकास का सबसे बड़ा मंत्र क्या है, जो कि अंग्रेजों के दृष्टिकोण के विकल्प के तौर पर उन्होंने पेश किया? अंग्रेजों का दृष्टिकोण था सामाजिक फूट पैदा करो। हमारे समाज में आज भी ऐसी राजनीतिक शक्तियां हैं जो समाज में, संस्कृति में, विचारधारा के क्षेत्र में फूट और सामाजिक विभाजन को तेज करने की बातें करती हैं, तमाम किस्म के भेदों की चर्चा करती हैं। लेकिन राजा राम मोहन राय ने मानवतावाद के आधार पर इस चीज पर जोर दिया कि हमें कोशिश यह करनी चाहिए कि हिंदुस्तान में सामाजिक एकता कैसे मजबूत की जाए। और सामाजिक एकता को मजबूत करने का आधार क्या होगा? जब हम फिलॉसफिकली, दर्शन के आधार पर, दृष्टिकोण के आधार पर हम लोगों को जोड़ें, धर्म के आधार पर नहीं, जाति के आधार पर नहीं। बंगला जाति तरक्की किस आधार पर करेगी? भारत तरक्की किस आधार पर करेगा? जब वह बर्बरता के जो ट्रेडिशन है उससे अपने को मुक्त करेगा और मानवता के नए ट्रेडिशन का निर्माण करेगा। और मानवता के ट्रेडिशन की बेसिक बुनियादी चीज वो ये है कि आप हर चीज के प्रति सवाल खड़े करें। ईश्वर की सत्ता, धर्म की सत्ता, सरकार और सरकार की ताकत, इन सब के प्रति आप सवाल खड़े करें। और किसके लिए खड़े करें? समाज में एकता पैदा करने के लिए और प्रेम पैदा करने के लिए। किस ग्राउंड पर प्रेम और एकता पैदा की जाए? विवेकवाद के आधार पर, रैशनैलिटी के आधार पर, तर्क के आधार पर, आस्था, समर्पण, अधिकारहीनता के आधार पर नहीं, बल्कि अधिकार और विवेक के आधार पर। इसलिए जो नवजागरण का जो दायरा है, वो नवजागरण का दायरा नए किस्म के मानवतावादी परिप्रेक्ष्य की डिमांड करता है। और नए परिप्रेक्ष्य में वह एक नए
समाज के सपने को देखता है। और नए समाज का सपना कैसा है? सेक्युलर समाज का सपना, वह धार्मिक समाज का सपना नहीं है। वहां धर्म तो है, धर्म नहीं जाएंगे, धर्म के प्रति श्रद्धा भी है, वो रहेगी अपनी जगह, लेकिन मनुष्य के विकास का आधार क्या होगा? मनुष्य के विकास का आधार धर्म नहीं होगा, मनुष्य के विकास का आधार होगा प्रेम और विवेक और मानवतावाद, ये तीन चीजें। और ये चीजें अपने आप में एक बड़े आधुनिक विकल्प को खोजती हैं, और यही राजा राम मोहन राय की सबसे बड़ी देन है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया प्रोफेसर। और हालांकि ये मुझे लगता है कि राम मोहन राय या ये जिन सिद्धांतों की हम बात कर रहे थे, इन पे हम 4 एपिसोड भी और अगर बात करते तो शायद बात पूरी नहीं होती, मुझे लगता है ऐसा। पर बहुत बहुत शुक्रिया। हम जो है आज अपने दरअसल एक पड़ाव पे एक तरह से पहुंच गए हैं, जो हमने इसको हम एक सपना भी कह सकते हैं कि भारतीय समाज में रेनेसां का। तो हमने पिछले 4 एपिसोड में समझा, अगर मैं इसका एक सारांश, एक सम अप करना चाहूँ तो ये कि हमने पहले एपिसोड में राम मोहन राय के बारे में बात की, वो कैसे बदले, उनको कैसे लगा कि आधुनिकता जो है उसकी तरफ जाना वो ही एक विकल्प है समाज को बेहतर करने का। सती प्रथा को लेकर किस तरह की कोशिश हुई उनकी। उसके बाद अगले एपिसोड में हमने राजा राम मोहन राय के सामाजिक और आर्थिक विचारों को, धार्मिक और आर्थिक विचारों को समझा, जिसमें धर्म को लेकर वो क्या बात करते थे। जी, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी 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 मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात जी जी, जी। ओके। तो धार्मिक, और हमने दूसरे एपिसोड में धार्मिक और आर्थिक विचारों की बात की, धर्म को लेकर क्या नजरिया है, कैसे उन्होंने मूर्ति पूजा से लेकर तमाम चीज़ों का। और दरअसल ये नवजागरण का काल था, क्योंकि स्वामी दयानंद उसी वक्त आर्य समाज की स्थापना कर रहे थे। लगभग वही एरा था पूरा। वो भी मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे थे, अंधविश्वास की। तो राजा राम मोहन राय जब बदले, और फिर तीसरे एपिसोड में हमने सती प्रथा को लेकर बात की कि दरअसल ये पूरा जो प्रोसेस राजा राम मोहन राय के, इसको जिसको हम इवोल्यूशन का एक जो थॉट प्रोसेस का इवोल्यूशन है, हमारे वैचारिकी का जो इवोल्यूशन है, जो उसका विकास है, वो होते होते कैसे राजा राम मोहन राय भी जो है एक इवोल्यूशन के प्रोसेस से गुजर रहे थे। और जो मैंने समझा इस पूरी बातचीत में ही नहीं, और अभी तक जो मेरे साथ भी चीज़ें हुई, और अभी भी लगातार कभी फेसबुक के इनबॉक्स में, कभी व्हाट्सएप पे, कभी आमने सामने, अपने बहुत सारे दोस्तों और रिश्तेदारों का मुझे विरोध झेलना पड़ता है। तरह तरह के सवाल आते हैं। हाल ही में एक सवाल आया जिसको मैं, अभी चूंकि ये बात हुई यहाँ पे, मुस्लिमों को लेके बात हुई, सेकुलरिज्म को लेके बात हुई, तो हाल ही में, और एक ऐसे व्यक्ति का जिससे मैं बहुत लगाव महसूस करता हूँ, बहुत जुड़ा हुआ हूँ, उसका मेरे पास ये मैसेज आया कि तुम्हें मुस्लिमों से इतना प्यार क्यों है। और तो मैंने यही बात कही, और मैंने सोची कि इसका जवाब दरअसल, ये सवाल जो है इसमें अपने आप में एक समस्या है। सवाल ये होना चाहिए कि तुम सबसे इतना प्यार क्यों करते हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं किसी हिंदू से नफरत करता हूँ या किसी और से नफरत करता हूँ और मुसलमानों से प्यार करता हूँ। और मैंने ये समझाने की कोशिश की कि दरअसल मैं किसी व्यक्ति से उसके धर्म के आधार पे प्रेम या घृणा दोनों ही नहीं कर सकता। और ये हो सकता है कि कुछ लोग या कुछ लोगों का समूह वो खराब हो, पर वो कहीं भी खराब हो सकता है। दुनिया में 2 ही धर्म है दरअसल, क्योंकि राम मोहन राय, हम जिस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात कर रहे थे कि मालिक और मजदूर 2 वर्ग हो गए, तो दरअसल अंततः इस दुनिया में केवल 2 ही तरह के धर्म हैं। अच्छे लोग और बुरे लोग, वो ये 2 धर्म हो सकते हैं। और गरीब और अमीर, ये 2 जातियां हो सकती हैं। अंततः एक स्थिति में हम पहुंचेंगे जब, अगर हम कभी जाति का विनाश कर पाए, अगर कभी हम जेंडर के खिलाफ लड़ाई जीत पाए, तो अंततः हम जो आखिर में बचेगा वो क्लास होगी, और वो अच्छे या बुरे लोग होंगे जो किसी भी क्लास में हो सकते हैं। तो दरअसल ये जो पूरी बात है राम मोहन राय का प्रोसेस, और अगर हमको ये सवाल कभी आता है कि हमको सेक्युलर होना चाहिए या हमको आधुनिक होना चाहिए कि नहीं, तो राजा राम मोहन राय का अगर हम विकास का प्रोसेस, इवोल्यूशन का प्रोसेस देखें, तो ना केवल हम ये सीख सकते हैं कि कैसे तमाम विरोधों को झेल के आपको आगे बढ़ना है, हम ये भी सीख सकते हैं कि दरअसल हमारे लिए या किसी के लिए भी एक स्थिति आ सकती है जहाँ जाके वो कमज़ोर पड़ता है और रुक जाता है। तो हमने चूंकि पहले और दूसरे एपिसोड में इस बारे में बात की थी कि राम मोहन राय कहाँ कमज़ोर पड़ते हैं,
वो कैसे रुक जाते हैं, वो कैसे हार मान लेते हैं, या वो कैसे कई बार गलतियां करते हैं। और ये एक प्रोसेस है कि गलतियां करते करते हो सकता है हम अपने जीवन में शायद वो कुछ ना कर पाएं जो हम सोचते हैं या दूसरे लोग हमको सोचते हैं। पर राजा राम मोहन राय या किसी का भी जो आकलन है, जो इवैल्यूएशन है, वो दरअसल जिस समय में वो थे उस समय के अनुसार उनको रख के भी हमको करना होगा कि हम उस समय में होते तो हम कितने आधुनिक होते, क्या हम इतने आधुनिक हो पाते जितने राम मोहन राय थे। दूसरी बात, आज के वक्त में भी क्या हम उतने आधुनिक हैं जितने राम मोहन राय हो पाए थे। जिस धर्म को लेकर उनके जो विचार है, जो अंधविश्वास को लेकर विचार है, हमने दरअसल इवोल्यूशन की दौड़ में पिछले कुछ सालों में उल्टे पांव चलना शुरू किया है और हम मनुष्य से दोबारा प्राइमेट बनने के रास्ते पे बढ़ने लगे हैं। भारतीय समाज की अगर हम बात करें, फ़र्क बस इतना है कि पहले कोई सती हो रहा था, अब कोई शनि को जाके तेल चढ़ा रहा है। तो ये जो धंधा है, जो अंधविश्वास है, इसकी फ्रेंचाइजी दरअसल केवल इसकी फ्रेंचाइजी बदली है। हो सकता है 50 साल या 100 साल पहले आप बिल्ली मर जाती तो पंडित जी आपसे कहते हैं कि सोने की बिल्ली आपको दान करनी पड़ेगी, अब आप शनि को तेल चढ़ा रहे हैं। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अब आप किसी हाईटेक बाबा जो है उसको जाके जेवर या गहने या सोना या पैसे चढ़ा आते हैं। और राम मोहन राय को पढ़िए और आपको ये समझना होगा कि ये जो लोग आपको मोक्ष का रास्ता दिखा रहे हैं, आपको जीवन और मृत्यु के मोह से मुक्त होने को कह रहे हैं, और वो किसी भी धर्म के जो है वो मठाधीश हो सकते हैं, वो जब बीमार पड़ते हैं तो जिस जन्नत का स्वर्ग का आपको ख्वाब दिखा रहे होते हैं वहाँ वो खुद नहीं जाना चाहते, पहले जाके अपना जो है वो दिल की और 50 सदियों की सर्जरी कराते हैं, जबकि वो 80-90 साल के हो चुके होते हैं। तो वो खुद वहाँ नहीं जाना चाहते, वो सुख वो खुद नहीं लेना चाहते हैं। वो खुद जो है मर्सिडीज़ में घूम रहे होते हैं और बिना एसी के सो नहीं पाते हैं और आपसे कह रहे होते हैं मोह माया त्याग दो। तो दरअसल और राम मोहन राय दरअसल यही बातें कहीं ना कहीं कर रहे हैं। तो अब हम जो है सवालों की ओर बढ़ेंगे। थर्सडे हमारा जो है वो सवालों का दिन है। तो सर, एक भरत मेहता जो है वो बड़ा प्यार करते हैं आपको, तो वो पूछ रहे हैं कि उन्होंने एक सवाल पूछा है कि बट द कैपिटलिज्म वॉजेंट यंग व्हेन इट एंटर्ड इन आवर सोसाइटी, कॉम्प्रोमाइजिंग कैपिटलिज्म। तो वो ये जानना चाह रहे हैं कि मतलब जब आप चूंकि पूंजीवाद की बात कर रहे थे उसमें, तो जब पूंजीवाद भारत में आया, जो कि आपने बात की, तो तब तो वो पूंजीवाद जैसा नहीं था। वो कह रहे हैं कि वो यंग पूंजीवाद था। इस बारे में वो क्लैरिटी आप अगर थोड़ी दे सकते हैं उनको। नहीं, वो यंग पूंजीवाद नहीं था, बल्कि वह पूंजीवाद था जो कि साम्राज्यवाद की अवस्था में दाखिल हो चुका था। जी जी। भारत में जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज कॉलोनीज बनाई उन्होंने, ये जी उपनिवेश थे हम ये ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी, जी वो सामान्य कंपनी नहीं है, वो हुकूमत चलाने वाली कंपनी है। वो 16वीं शताब्दी में 15वीं शताब्दी में मर्केंटाइल कैपिटलिज्म के जमाने में वो रहे हो यंग, लेकिन जब वो भारत में दाखिल हुए और खासकर वो शासन के तौर पर दाखिल हुए जी, तो वे एक साम्राज्यवाद के शक्ल में दाखिल हुए। और ये साम्राज्यवाद की अवस्था उसकी क्षयशील अवस्था का द्योतक है, ये विकासशील अवस्था की द्योतक नहीं है। हमारे यहां जब अंग्रेज आए तो वे अपने साथ में, जैसे बूढ़े के पास में बहुत सारी बीमारियां होती हैं, ऐसे ही हमारे यहाँ वृद्ध पूंजीवाद के पास में बहुत सारी बीमारियां थी, वो बीमारियों को लेकर आए। जी, यंग पूंजीवाद नहीं है वो। यंग पूंजीवाद सिर्फ इस सेंस, यंग पूंजीवाद किसके पास है? यंग पूंजीवाद है वो राजा राम मोहन राय के पास। अंग्रेजों के पास यंग पूंजीवाद नहीं है। यंग पूंजीवाद के रिप्रेजेंटेटिव हैं राजा राम मोहन राय, क्योंकि वे सबसे बड़े मानवतावादी दृष्टिकोण के वे स्पोक्समैन के तौर पर सामने आते हैं। कायदे से होना यह चाहिए था उल्टा। अगर ब्रिटिश शासक पूंजीवाद के उदीयमान अवस्था के प्रतिनिधि थे तो जिस समय वे आए तो आते ही उन्हें सती प्रथा अपने आप एबॉलिश कर देनी चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं की। और तो और 1857 के संग्राम के बाद उन्होंने जो समझौते किए सामंती शाही के साथ में, तमाम राजाओं के साथ में, उस समझौतों का परिणाम यह था कि अंग्रेजों ने 1857 के बाद कोई भी सोशल रिफॉर्म का कोई कानून नहीं बनाया, कोई कानून नहीं बनाया। इसके विपरीत इंग्लैंड में दर्जनों कानून बने, लगातार रिफॉर्म हुआ और सोसाइटी बदल गई पूरी। एक तो
जी जी हाँ बोलिए। जी। एक सवाल जो है वो मेरे पास पर्सनली आया था जिसमें हम्म, मैंने उसका जवाब देना इसलिए नहीं सही समझा कि मैं चाहता था कि हम यहीं पर अपने शो में बात करें उस बारे में। उस हम्म, सवाल में बहुत सीधे तौर पे राजा राम मोहन राय वॉज अ स्टूज ऑफ ब्रिटिशर्स, वो उनके चमचे या उनके एजेंट थे, इस तरह की बात जो है कही गई। इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? ये दूसरे हम्म। एपिसोड के बाद ही ये सवाल आ देखिए गया था। देखिए, एक एक चीज और है। अगर वो अंग्रेजों के चमचे थे तो मैं उनके डॉक्यूमेंट्स में से एक लाइन सिर्फ कोट करना चाहता हूं। जी उन्होंने जो मेमोरेंडम दिया मुगल सल्तनत के अंतिम राजा के बिहाफ पर, उसमें उन्होंने साफ लिखा, कोट था उन्होंने, जी कि ये जो मुसलमान शासक थे, जी इन्होंने तलवार के जोर से फतेह प्राप्त की, जी और ये जो अंग्रेज हैं इन्होंने फरेब और दगाबाजी के बल पर फतेह प्राप्त की। तो चमचे जो है फरेब और दगाबाजी का अपने बॉस पर आरोप नहीं लगाते। जी। और नहीं। जी एक बहुत दिलचस्प तथ्य है जो मैं यहाँ साझा करना चाहूँगा कि राम मोहन राय जब 1832 में फ्रांस गए थे, तो जब तो वीज़ा की ज़रूरतें उस समय शुरू हो चुकी थी तमाम देशों में, क्योंकि पानी के जहाज़ चल रहे थे और आपने ट्रैवल करना, बहुत सारे लोगों ने पढ़ाई वढ़ाई करने भी जाना शुरू कर दिया था। तो राम मोहन राय जब 1932 में फ्रांस गए, तो वीज़ा रिक्वायरमेंट का जो प्रोसेस था उससे वो बड़े परेशान हो गए और बहुत नाराज़ होकर उन्होंने ये कहा ऑन द रिकॉर्ड कि ये उन्होंने अंग्रेज़ी में कहा कि बेसिकली वर्ल्ड विदाउट बॉर्डर्स की बात वो करते हैं कि दुनिया में हाँ। आखिर सीमा क्यों होनी चाहिए, और मैं एक मनुष्य हूँ और मुझे मनुष्य के तौर पे कहीं भी जाने के लिए मुझे किसी वीज़ा की ज़रूरत, या किसी मनुष्य को कहीं भी जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत क्यों होनी चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने कलकत्ता में जो है वो जो ये ये नियोपोलिटन रिबल्स थे जो ऑस्ट्रेलिया में जो है वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो उनकी जो हियरिंग थी उसको लेके भी उन्होंने जो है प्रोटेस्ट किया था भारत में, कलकत्ता में, जब हियरिंग चल रही थी उनकी कलकत्ता में, जब कलकत्ता राजधानी हुआ करता था। और बाकी हम लोगों ने, आपने बताया भी था कि किस तरह से उन्होंने फ्री प्रेस को लेके लगातार आवाज उठाई। बिल्कुल। अब इसमें एक सवाल और आए। एक जी और चीज, एक और चीज है, एक और जी चीज है, बहुत ही जी इंपॉर्टेंट चीज है। जी राजा राम मोहन राय का सिर्फ एक ही कहना था अंग्रेजों से, कि जी आपने जो वायदा किया उस वायदे पर अमल करो। जी और उनकी यही शिकायत थी कि अंग्रेजों ने जो हमसे वायदा किया था यहाँ आने के साथ, जी उसमें उन्होंने किसी भी चीज पर अमल नहीं किया। जी और ये जो वायदा खिलाफी है, और ये वायदा खिलाफी को रेखांकित करना, जो चमचे होते हैं वो ये साहस नहीं करते, वो साहस नहीं करते। जी राजा राम मोहन राय ने बाकायदा चुनौती दी शासन के खिलाफ में, एक क्रिटिक, एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित किया। पहली बार अंग्रेजों के शासन के खिलाफ जो आलोचनात्मक दृष्टिकोण की नींव राजा राम मोहन राय ने डाली, उसके आधार पर ही हिंदुस्तान में भविष्य के स्वाधीनता आंदोलन की नींव पड़ी। आधुनिक भारत की जनता को क्या चाहिए? ये चीज पहली बार महसूस की किस व्यक्ति ने? राजा राम मोहन राय ने, कि जी स्वतंत्रता चाहिए, स्वतंत्रता का बोध। मैं व्यक्ति हूं और मैं स्वतंत्र हूं, मैं किसी के मातहत नहीं हूं, कोई मेरा मालिक नहीं होगा, न धर्म मालिक होगा न राजा मालिक होगा। ये चीज जो पैदा हुई, इसने उन्हें अनेक जो बंदिशें थी, दायरे थे, उनके बाहर ले जाके खड़ा कर दिया। तो ये चीज समझ में नहीं आएगी, ऐसे इस तरह समझ में नहीं आएगी। जी जी एक्शन से देखना चाहिए। मतलब राजा राम मोहन राय के जो एक्शन है, मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज है, हो सकता है कहीं कोई इस तरह का स्टेटमेंट वो लिखते थे तो तरीके से लिखते थे, भद्र आदमी थे, अभद्र नहीं थे। भाषा में उनकी बहुत गहरी पकड़ थी भाषा पर,
तो लूज भाषा और खराब करके भाषा नहीं लिखते थे वो, सम्मान की भाषा लिखते थे, लेकिन सम्मान की भाषा में वे स्वतंत्रता के लक्ष्य को उन्होंने ओझल नहीं होने दिया। जो मातहत लोग होते हैं, जो चमचे होते हैं, जो प्रचारक होते हैं, उनके पास स्वतंत्रता का बोध नहीं होता, वो स्वतंत्रता की मांग नहीं करते, वे सिर्फ अनुकरण की मांग करते हैं। और राजा राम मोहन राय के पूरे दृष्टिकोण की धुरी स्वतंत्रता है कि हिंदुस्तान की जनता को क्या चाहिए, स्वतंत्रता और स्वायत्तता। और ये चीज उन्हें एक तरह से एक भिन्न किस्म का मनुष्य बनाती है, जो कि पहले 2000 वर्ष में ऐसा मनुष्य पैदा ही नहीं हुआ, ऐसा मनुष्य पैदा ही नहीं हुआ जो कि स्वतंत्रता की मांग करते हुए जन्म ले। 16-17 साल का लड़का, अरे पूरे सिविलाइजेशन में कहीं ऐसा ज्ञानी आदमी मिलेगा ही नहीं कि धर्म का इतना गंभीर क्रिटिसिज्म विकसित करे। वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, वो ईसाइयत हो, सबका क्रिटिसिज्म विकसित करे, और ऐसा क्रिटिसिज्म विकसित करे कि सरकारें चिंतित हो और धर्म के मठाधीश चिंतित हो। नहीं नहीं, वो प्रतिभा ही अलग किस्म की है, वो अलग ही किस्म की प्रतिभा है, और वो हर एक के बस की नहीं है उसे समझना। जी, एक एक सवाल और जो कई लोगों ने पूछा है, 3-4 लोगों ने, हाँ। कि राम मोहन राय सती को लेके इतना चिंतित थे और उनको वो कुरीति लगती थी, पर क्या औरतों को लेके उस समय और भी बहुत सारी समस्याएं और बहुत सारे अंधविश्वास और बहुत सारी कुरीतियां औरतों के ऊपर लादी गई थी, तो क्या उनको वो दिखाई नहीं दिया, या उनको सबसे बड़ी समस्या सती प्रथा लगी, उसके अलावा नहीं लगी, या बाकी नहीं चीजों में नहीं, वो उतने मुखर नहीं रहे? ये सवाल आया है कई लोग। नहीं नहीं, ये नहीं वजह ये है कि सती प्रथा को उन्होंने अपने, और बड़े पैमाने पर ये ब्राह्मण जो सवर्ण थे उनके बीच में एक सबसे बड़ी ज्वलन समस्या थी, ये साधारण समस्या नहीं थी। राजा राम मोहन राय जानते थे कि हिंदुस्तान में नरबली, मैंने चर्चा भी की है, राजा राम मोहन राय अनेक चीजों के बारे में जानते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते थे, लेकिन सवाल यह है कि एक फोकस किस पर किया जाए जहां से कि चीजें बदली जाएं। स्त्री के प्रश्न, स्त्री के प्रति नए दृष्टिकोण के प्रश्न, नया दृष्टिकोण क्या होना चाहिए स्त्री के प्रति, कि स्त्री को तो मनुष्य मानो। सती प्रथा का विरोध करने का मतलब क्या था? सती प्रथा का विरोध करने का मतलब यह था कि स्त्री को मनुष्य मानो, और यह चीज इसने शुरुआत की स्त्री के बारे में एक नए दृष्टिकोण की। हम लोग तो स्त्री को मादा मानते थे, कहते हैं ना नर और नारी, स्त्री और पुरुष के नाम से नहीं देखते थे हमारे यहां। हमारे यहां तो पूरा का पूरा दृष्टिकोण ही ऐसा था जिसमें कि स्त्री की स्वायत्तता और स्वतंत्रता को हम देखते ही नहीं थे। पहली बार स्त्री की बॉडी की स्वायत्तता और स्वतंत्रता की बात पूरी हिस्ट्री में पहली बार रखी गई, और ये पैराडाइम शिफ्ट था। आपको कहीं एक मसले को लेकर हाईलाइट करके और पूरे के पूरे समाज के दृष्टिकोण को बदलने वाली बात थी। और राजा राम मोहन राय ने जो शुरुआत की कि सती प्रथा सिर्फ प्रथा नहीं है, बल्कि उसमें अंधविश्वास भी है और उसमें बर्बरता भी है, दोनों ही चीजें। अंधविश्वास और बर्बरता, ये दोनों चीजें फिर लगातार लोगों के नॉलेज में आती चली गई, और उस पर जगह जगह तरह तरह से लोगों ने नोटिस लिया इसे। होता है ना, आप एक बार स्पर्श करके कोई चीज खोल देते हैं, फिर लोगों को दिखाई देने लगती है, हाँ ऐसा ही है, हाँ ऐसा ही है। तो वो एक शुरुआत थी। स्त्री के प्रति जो भेदभाव है, वो बर्बरता है, जो हमारे हिंदू परंपरा का हिस्सा थी, उसको उन्होंने खोल दिया कि परंपरा में ऐसी परंपराएं भी हैं जो स्त्री विरोधी हैं, स्त्री के प्रति बर्बर हैं। और ये शुरुआत ही करना था, ऐसा तो नहीं था कि वो जानते थे कि एक सती प्रथा पर कानून बनाने में आंदोलन करते करते 10 साल लग गए। वो बंगाल के बाहर निकल ही नहीं पाए राजा राम मोहन राय। तो ये तो डाइवर्ट हो जाएगा कि अगर अब वो राजा राम मोहन राय जो है वो बंगाल में न लड़के, बंगाल में जो उनके करीब की दुनिया है उस पर प्रश्न चिन्ह लगा के वो राजस्थान में जाके लड़े, या वो सुदूरवर्ती के इलाके में कहीं और चले जाएं। नहीं, राजा राम मोहन राय हिंदुस्तान को जानते थे, और हिंदुस्तान में कहां से चीजें चेंज की जाएं, क्योंकि राजधानी कहां थी? राजधानी कलकत्ता थी। तो कलकत्ते में अगर कोई चीज आंदोलन खड़ा किया जाएगा तो इससे सीधे सरकार प्रभावित होगी और प्रचार प्रभावित होगा।
और सती प्रथा सबसे बर्बर प्रथा थी, सबसे ज्यादा कलकत्ता डिवीजन में औरतें सती हो रही थी। तब तकरीबन 67% से अधिक जो औरतें सती हुई हैं वो सब कलकत्ता डिवीजन में हुई हैं। तो कैपिटल में आज होता है ना कि दिल्ली में कोई घटना होती है तो जल्दी कवरेज होता है, और वो घटना मुर्शिदाबाद में होगी तो कवरेज नहीं होगा उसका, वो बाड़मेर में होगी या बीकानेर में होगी तो कवरेज नहीं होगा उसका, क्योंकि दिल्ली राजधानी है, दिल्ली मीडिया का सेंटर भी है। दिल्ली में अगर घटना घटेगी और उस पर प्रतिवाद होगा तो केंद्र सरकार की तत्काल नजर जाएगी, केंद्र सरकार मजबूर होगी उस पर ध्यान देने के लिए। सती प्रथा पर चूंकि कलकत्ता राजधानी थी और कलकत्ता में राजधानी के अंदर बड़े पैमाने पर सती हो रही थी औरतें, उनके बारे में प्रश्न उठाना सबसे महत्वपूर्ण था, इसलिए वो उठाए गए। जी, तो इसी के साथ हमारा जो है ये राजा राम मोहन राय यानी कि राम मोहन राय यानी कि सती प्रथा, राम मोहन राय के विचार, उनके धार्मिक विचार, आर्थिक विचार, उनके सामाजिक विचार, किस तरह से वो लड़ रहे थे, उनके सेकुलर समाज को लेके विचार, जाति को लेके विचार। और हमने ये समझा तो एक तरह से हमारे इस जो क्लासरूम सेशन है रेनेसां को लेकर, पुनर्जागरण, नव जागरण को लेकर, उसका एक अध्याय आज समाप्त हो गया है। हम चाहते हैं कि आप अपने सवाल, अपने तर्क, अपनी असहमतियां, अपनी प्रतिक्रियाएं हमको लिख कर भेजिए। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट तो कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आप हमको ईमेल करेंगे mediavigil@gmail.com पर, या हमारे फेसबुक पेज पे आप इनबॉक्स कर सकते हैं हमको facebook.com/mediavigil पे, जो हमारा पेज है जहाँ पे आप लाइव देख रहे हैं, यहाँ इनबॉक्स कर सकते हैं। कोशिश करें कि ऊपर लिख दें कि ये सवाल रेनेसां के लिए है, और हम कोशिश करेंगे उसमें से जो भी ज़रूरी सवाल होंगे या अच्छे सवाल होंगे या जितने सवाल अधिकतम लिए जा सकेंगे उनको हम लेंगे। आज हमने जो अलग अलग सवाल आए थे उनको एक साथ पूछ लिया, पर अगर आप चाहते हैं कि आपका सवाल आपके नाम के साथ हम करें तो भी हमको लिख के भेजिए। और अब हम सोमवार को आपसे, मंडे को मिलेंगे दोपहर में 3 बजे फिर से नए चैप्टर के साथ। और एक बात और कि अब हम ये 4 एपिसोड, जो 4 अध्याय एक तरह से हैं रेनेसां के, वो हमने जो किए, इसको हम YouTube पे अपलोड करना शुरू करेंगे एपिसोडिक। तो आप हमारे YouTube चैनल, आप YouTube पे जाएं और मीडिया विजिल टाइप करें, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, आप वहाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वहाँ पे आपको एक तरह से, आप इसको ये मान लें कि एक किताब है जिसका एक चैप्टर हम एक चैप्टर करके यूट्यूब पर रिलीज़ करेंगे। अगले 4 एपिसोड या अगले जो भी चैप्टर होंगे वो भी हम यूट्यूब पे अपलोड करते जाएंगे। तो कल हम रेनेसां सीरीज़ का पहला एपिसोड जो है वो यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, और बाकी कंटेंट भी हम कर रहे हैं। तो मीडिया विजिल को पढ़ते रहिए, mediavigil.com को, मीडिया विजिल को देखते रहिए। और बल्कि ये सीरीज़ ऐसी है कि इसको आप अगर ना भी देख पाएँ तो आप इसको चला के फेसबुक पे और अपने कान में लगा के सुनते रहेंगे तो भी आपको बहुत सारा कंटेंट मतलब भर का मिल जाएगा इसमें। तो और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जल्दी पॉडकास्ट भी शुरू करें, तो ये सारे एपिसोड हम ऑडियो फॉर्म में भी आपके लिए अपलोड करेंगे। फिलहाल हम लोग चलते हैं। प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी का बहुत बहुत शुक्रिया, और अगले एपिसोड की जानकारी आपको हम अपने फेसबुक पेज पे दे देंगे वो किस चीज़ पर है। फिलहाल हम लोग चलते हैं, और रात को 8 बजे आज एक बहुत शानदार कलाकार, फिल्म मेकर से हम मुलाकात करने वाले हैं अपनी संवाद सीरीज में, किरीट खुराना से, जिन्होंने एक बहुत खूबसूरत एनिमेशन फिल्म बनाई है प्रवासी, माइग्रेंट वर्कर्स जिस तरह सड़क पे जा रहे थे उन पर बात करते हुए उन्होंने फिल्म बनाई है। तापसी पन्नू ने वॉइस ओवर किया है। हम उस फिल्म के बारे में बात करेंगे, और किरीट का जो और बहुत सारा काम है अलग अलग मुद्दों पे एनिमेशन के जरिए, हम उस पर बात करेंगे। तो आप में से जो लोग कलाकार हैं, ऐसा कुछ करना चाहते हैं, वो ज़रूर आएँ, और मीडिया विजिल को अपने दोस्तों को कहिए कि वो सब्सक्राइब करें, वो देखें। और क्यों? क्योंकि हमको चाहिए रेनेसां यानी कि नव जागरण। थैंक यू प्रोफेसर। थैंक यू। आप रुके हैं ना अभी? 1 मिनट रुके रहिएगा। अच्छा, अरे मैं बिना शक्ल दिखाए बात करता रहता हूँ ना आपसे मैं। मुझे तो तुम सोते हुए दिखाई देते हो, तुम्हारे फोटो जो है ना वो लेटे हुए है। हाँ, वो फोटो तो एक्चुअली वो तस्वीर बहुत पुरानी, मतलब पुरानी है वो तो। वो तुम्हारा अल्लड़ भाव जो है ना वो दिखाई देता है उसमें। नहीं, वो तस्वीर बहुत इंटरेस्टिंग बात, उसकी कहानी है वो तस्वीर।